जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरक्षण एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कि जो किसी भी गवर्नमेंट को उसको सत्ता से बाहर कर सकती है या किसी को भी उसके सत्ता को दिला सकती है। सेम यही केसेज अभी बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में एक रिजर्वेशन था जिसको कि फ्रीडम फाइटर कोटा रिजर्वेशन बोलते थे। ये जून 2024 में वहाँ के हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद से वहाँ के कंटिन्यू स्टूडेंट या प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। आइए हम जानते हैं इस रिजर्वेशन का बैकग्राउंड क्या है, यह रिजर्वेशन कब से लागू हुआ, इस रिजर्वेशन के लागू करने का इम्पोर्टेंस क्या था और इस रिजर्वेशन को लागू करने से इसमें किसको फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ, इसका लागू करने का सोशल जस्टिस बेस क्या है, आज हम लोग बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। अलग होने के बाद में इस आंदोलन में और इस फ्रीडम फाइटर की जो एक लड़ाई थी बांग्लादेश की, उसमें बंगाल के आवाम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहाँ के एक पार्टी हुआ करती थी जिनका नाम है अवानी लीगल पार्टी। इन पार्टी के जो रोल थे उस बांग्लादेश के आज़ादी में बहुत ही एक अहम और महत्वपूर्ण रोल इन्होंने अदा किया था। इन पार्टी के जो चीफ थे उनका नाम शेख मुजीबुर रहमान जी थे, जो कि वहाँ के पीएम बने जब बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ये पीएम बनने के बाद में इन्होंने एक घोषणा किया कि जो भी राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में जो भी अपना एक अहम भूमिका रोल अदा किए हैं उनके लिए राष्ट्र के किसी भी नौकरी में या बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उसमें एक रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उसका नाम रखा जाएगा फ्रीडम फाइटर कोटा रिजर्वेशन। ये कोटा नाम इसलिए आया कि जैसे ये रिजर्वेशन लागू हुआ ये कुछ टाइम के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसको फिर बाद में धीरे धीरे एक्सटेंड करते गए, इसलिए कोटा टाइप में बढ़ते चले गए। इस रिजर्वेशन को लागू होने के आज़ाद होने के कुछ दिन के बाद जब ये लागू किया गया, कुछ दिनों तक रिजर्वेशन चलते रहे, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट और लोकल स्टूडेंट और जो आम पब्लिक है उसमें इससे सोशल जस्टिस के बेस को लेकर के हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन बना रहता था, हमेशा एक तर्क का विषय बना रहता था कि आखिर इसका जो है सो इस रिजर्वेशन का एक्सप्लेनेशन क्या है, लागू करने के इससे क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप ये चीज़ को आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं कि कोई भी फ्रीडम फाइटर जो है जो कि देश के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा है, अगर उसको आप रिजर्वेशन देते हैं तो उस समय देश की आज़ादी के लिए देश की बहुताय मात्रा में सारी पब्लिक इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, अपने जाने भी गंवाए थे। इसलिए इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो गया कि आखिर किसको फ्रीडम फाइटर आइडेंटिफाई करा जाए और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं है। इस चीज़ को भी लेकर के कन्फ्यूजन थी, लेकिन सरकार के द्वारा इस तरह की जो डाटा सामने आ रही है उसमें यह बताया गया कि 0.13% ही फ्रीडम फाइटर हैं जिनके लिए कि 30% की रिजर्वेशन वहाँ पर दी गई है। यह सोशल जस्टिस के बेस से पूरी तरह से गलत था और वहाँ के स्टूडेंट यूनियन में और वहाँ के जो लोकल ऑपोजिशन पार्टी में उसमें एक प्रकार से एक प्रोटेस्ट की भावना बढ़ती थी, जिससे लोग एक कन्फ्यूज थे कि आखिर बिना 30% जो 0.3% पॉपुलेशन के जो 30% का रिजर्वेशन दिया गया है इसका जस्टिस बेस क्या है। ये ना इकोनॉमिक्स बेस है ना किसी भी सोशल जस्टिस का बेस है, इसलिए इस रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। 2018 में एक तरह से एक PIL दाखिल किया गया कोर्ट में इस रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने इस PIL को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने इसको एक झटके में ही इसको फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन कोटा को एक झटके में ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद दोस्तों देखिए यहीं से होती है पॉलिटिक्स की शुरुआत। ख़त्म होते ही ये चीज़ को लेकर के लोगों के अंदर में एक कन्फ्यूजन बन गए कि एक झटके में इसको ख़त्म न करके इसके कोटे को कम कर दिया था, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूजन ये बनी हुई थी कि एक जो फ्रीडम फाइटर की जो रिजर्वेशन था वो चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन इस तरह के रिजर्वेशन के उसमें सिस्टम बनाए गए थे। अगर कोई फ्रीडम फाइटर है, अगर उसका डेथ हो जाए तो उसकी लड़की को भी रिजर्वेशन मिलेगा, उसके लड़के की लड़की को भी रिजर्वेशन मिलेगा। इस तरह की एक सोशल जस्टिस को यह काफ़ी ब्रेक कर रहा था। तो क्या हुआ कि जब 2018 में जब कोर्ट ने उनका PIL को रिजेक्ट कर दिया तो शेख हसीना ने इनको जो है सो खारिज कर दिया। लेकिन 5 जून 2024 को कोर्ट ने शेख हसीना के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रिवर्स करते हुए फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन कोटा को बहाल कर दिया।
बहाल करने के बाद में जो स्टूडेंट के बीच में इस चीज़ को लेकर काफ़ी आक्रोश आया, और आक्रोश आने के बाद में वो जो है सो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, और सरकार के विरुद्ध और कोर्ट के विरुद्ध में। लेकिन इस प्रोटेस्ट को देखते हुए सरकार ने जो है सो अपने एक्शन में आए, और इस हाई कोर्ट के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था इसको स्टे लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगाते हुए 7 अगस्त को इसकी सुनवाई की तारीख तय की। लेकिन ये प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ गए जिससे कि देश की जो लैंड एंड ऑर्डर है काफ़ी वो डिस्टर्ब हो गए, और आम जन के लिए काफ़ी परेशानी की चीज़ें बन गई। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने जो है सो इसको स्टे लगाते हुए 21 जुलाई को इस ऑर्डर को सुन करके ये क्लियर कर दिया कि अब इस तरह की कोर्टें नहीं रहेंगे, और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ का जो प्रीवियस कोर्टें चल रहे थे उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर बांग्लादेश में रिजर्वेशन किस टाइप की है और कितने रिजर्वेशन है। बांग्लादेश में अगर कहा जाए तो वहाँ पे टोटल रिजर्वेशन 56% है। 56% में 30% फ्रीडम फाइटर कोटा है। आप लोग समझिए कि 0.13% पॉपुलेशन के लिए 30% की कोटा रिजर्वेशन है। 10% कोटा महिला के लिए है, 10% कोटा वहाँ पे जो है सो एथिक्स माइनॉरिटी के लिए 5% कोटा है, 10% कोटा वहाँ पे जो है सो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए है, और 1% कोटा है वो अपना डिसेबल और ट्रांसजेंडर के लिए। इस तरह 56% वहाँ पे टोटल रिजर्वेशन के कोटा चलता था। लेकिन इस प्रोटेक्शन और इस ऑर्डर के बाद में जो अभी चल रही थी प्रोटेस्ट, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के सारे रिजर्वेशन जो कैटेगरी थी और जो उनका एक परसेंटेज लेवल था उसको ब्रेक करते हुए टोटल रिजर्वेशन को एक 7% में ही सारे रिजर्वेशन को कवर अप कर दिया। जैसे कि 7% में आपका 5% जो रहेगा वो रहेगा फ्रीडम फाइटर कोटा रहेगा, 1% जो रहेगा वो डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर के लिए रहेगा, और जो 1% कोटा रहेगा वो एथिक्स माइनॉरिटी के लिए रहेगा। मीन्स जो 56% जो कोटा था वो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल करके उसको 7% के कोटा पर लेकर के आ गया है। 7% में आपका 5% रहेगा फ्रीडम फाइटर का रहेगा, 1% रहेगा डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर के लिए, और 1% रहेगा एथिक माइनॉरिटी के लिए। दोस्तों, इससे साबित होता है कि चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, अगर स्टूडेंट का प्रोटेक्शन होता है तो गवर्नमेंट को उसमें झुकना ही पड़ता है, और गवर्नमेंट को अपना डिसीजन पे एक बार रिव्यू करना ही पड़ता है। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यही स्टूडेंट सन 71 में इंडो बंगला को लेकर के एक इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें कि बंगला भाषा को पाकिस्तान में जो भाषाएं चल रही थी उसके समकक्ष, उसके वैल्यू और उसकी जो है सो उसके समकक्ष मान्यता देने के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे। एक बात इसमें और जो सो टर्निंग पॉइंट आता है कि ये प्रोटेस्ट तब जाके हिंसा बनी जब शेख हसीना जी की तरफ से शेख हसीना जी की तरफ से एक शब्द कहा गया। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट को, उनके लिए एक शब्द कहा गया, वो शब्द का नाम था राजाकारी। राजाकारी हम उसको कहते हैं जिसमें कि कोई भी, जैसे कि अगर इंडिया की बात कर लें तो हो गया आपका वो क्या हो गया, देशद्रोही हो गया, उसको क्या बोलेंगे, और एंटी नेशन बोलेंगे, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सारा मिलाकर के राजाकारी में आता है। राजाकारी उस समय के उस शब्दों के लिए होता था जिसमें कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हो रही थी तो बांग्लादेश के कुछ जो पब्लिक थे वो पाकिस्तान सैनिकों को मदद कर रहे थे, तो इस तरह से उनको एक देशद्रोह की टाइप की चीज़ें कही जाती थी जिसको कि राजाकारी के नाम दिए जाते थे। तो राजाकारी में ये जो शेख हसीना जी ने जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको राजाकारी कह करके एक प्रकार से उन्होंने दबाने की कोशिश की, जिससे कि यह आंदोलन की चिंगारी और ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, इसलिए ये अब कोई भी सरकार हो, और चाहे कोई सरकार आने वाली हो या कोई भी सत्ताधारी सरकार हो, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो होता है वो सबके लिए एक सबक और उसका चिंता का विषय होता है। जय हिंद।